नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फेज के चैप्टर नंबर 7 के सभी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। ये जो आंकिक प्रश्न आपको इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और इस बार भी आपके पेपर में जो प्रश्न आने वाले हैं, इस तरीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। तो ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और उम्मीद करिएगा कि इस बार भी ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सबसे पहले हम देखेंगे इसके फॉर्मूले कि इसके इंपोर्टेंट फॉर्मूले क्या हैं। इन फॉर्मूलों को आप देख लीजिएगा कि प्रतिवर्ती वोल्टेज और धारा का समीकरण होता है बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी और आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। आपको पता है जब परपथ में केवल एल लगा हो, आर लगा हो, सी लगा हो तो उसके लिए ये समीकरण थोड़े बदल जाते हैं। यानी किसी में धारा अग्रगामी हो जाती है तो किसी में धारा पश्चगामी होती है, किसी के लिए बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े चेंज होंगे। हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा है जिससे हम कंपेयर करते हैं। दूसरा जो होता है औसत शक्ति, आपको पेपर में औसत शक्ति कई बार पूछी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर में औसत शक्ति भी पूछी जाती है। तो औसत शक्ति का फॉर्मूला याद कर लें, P बराबर होता है बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस पाई। ये औसत शक्ति इसलिए यहाँ पे हमने बार लगाया है। बार का मतलब होता है औसत, तो बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस पाई होता है। और बी आर एम एस और आई आर एम एस जो निकालते हैं वो कुछ ऐसे निकालते हैं। जब भी हमें बी आर एम एस निकालना है, क्या निकालना है, बी आर एम एस जो निकालना है वो हमें बी नॉट अपॉन रूट 2 से निकालना होता है। और आई आर एम एस की बात कर लें तो ये हमें निकालना होता है आई नॉट अपॉन रूट 2 से। ये होता है, इसे कहते हैं वोल्टेज का वर्गमाध्य मूलमान, ये धारा का वर्गमाध्य मूलमान होता है। वी नॉट का मतलब होता है अधिकतम मान। कौन सा मान है ये, अधिकतम मान है, जिसे हम शिखर मान भी कह सकते हैं। अधिकतम मान किसका है, वोल्टेज का, तो हम लिख देंगे V का अधिकतम मान। ऐसे ये I जो है ये I का अधिकतम मान है। किसका, ये I का, तो यहाँ लिख देंगे I का अधिकतम मान, या मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसे शिखर मान। तो याद रखिएगा शिखर मान और अधिकतम मान एक ही बात होती है, कुछ भी पूछ लिया जाए। यहाँ से जब भी हमें BRMS IRMS चाहिए तो BRMS अगर ना दिया हो, IRMS अगर ना दिया हो तो हम नॉट अपॉन V नॉट अपॉन रूट 2 या I नॉट अपॉन रूट 2 से उसे सॉल्व कर सकते हैं। कितनी बात क्लियर है। आगे देखिए, प्रेरण प्रतिघात जो होता है, प्रेरण प्रतिघात या धारतीय प्रतिघात या प्रतिबाधा, ये तीनों जो है प्रतिरोधी होते हैं। अलग अलग प्रतिरोध के लिए अलग अलग इनके नाम होते हैं। जब प्रपथ में केवल L लगा होता है यानी स्वप्रेरकत्व लगा होता है तो उसके लिए प्रेरण प्रतिघात निकलता है, जिसे हम XL से लिखते हैं। और XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। आप यहाँ देखिए कि ओमेगा बराबर, यहाँ पे देखिए ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। तो ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ पे 2 पाई एफ यूज करेंगे। एल का मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे हेनरी में जो मात्रक दिया जाता है वो एल का ही दिया जाता है। चैप्टर 6 में भी आपको बताया था एल स्वप्रेरकत्व गुणांक होता है। आगे देखिए, धारतीय प्रतिघात को XC से दिखाते हैं, 1 ओमेगा C इसका फॉर्मूला होता है। ओमेगा की जगह हम 2 पाई एफ लिखेंगे। जब भी आपको यहाँ पे एफ का मान पूछा है, फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति पूछी है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। एफ निकालेंगे तो 2 पाई का डिवाइड कर देंगे, किसमें, ओमेगा में कर देंगे। आगे देखिए, प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिबाधा को जेड से दिखाते हैं। ये होता है बी नॉट अपॉन आई नॉट। वी नॉट मतलब होता है वोल्टेज का अधिकतम मान, आई नॉट मतलब होता है धारा का अधिकतम मान। ठीक है, तो जब भी हमें अधिकतम मान दिए हो तो हम BRMS का मान पता कर सकते हैं। अगली बार बात करते हैं इसके प्रतिबाधा की, प्रतिबाधा अलग अलग प्रपथ के लिए अलग होती है। जैसे हमारे पास मान लीजिए LR प्रपथ दिया है तो इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर लगा देंगे। CR दिया है तो R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर लगा देंगे। और LCR प्रपथ जो दिया है, जो कि इंपोर्टेंट है, आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इससे ही आपके प्रश्न ज्यादातर कवर हो जाएंगे। और अगर डेरिवेशन इस चैप्टर का पूछा जाता है तो यहाँ से आने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि इसमें देखो XL भी आता है, XC भी आता है और R भी आता है। तो ये आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। इस डेरिवेशन को आप अच्छे से कर लें। और इस चैप्टर में एक आता है वाटिन धारा, तो वाटिन धारा की डेफिनेशन याद कर लें आप। और ट्रांसफार्मर के भी क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसफार्मर का कभी कभी आपको सिद्धांत डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है। ये 3-4 टॉपिक है, अच्छे से कर लें, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, LCR प्रपथ की जब प्रतिबाधा निकालते हैं तो जेड बराबर होता है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और परिणामी विभवांतर निकालते हैं तो V बराबर होता है अंडर रूट में VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो देखिए, ये वाला जो फॉर्मूला 4 और 5 नंबर पर जो लिखा है, इन दोनों को याद करने से बेहतर है आप 6 वाला याद कर लें। 6 वाले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए आपको LR प्रपथ दिया तो इसमें C तो है नहीं है। अब C नहीं है तो C के लिए क्या आता है, XC आता है। C के लिए धारतीय प्रतिघात आता है तो इसमें C वाला हटा देना, कहाँ गया, इसमें C वाला आप हटा देना तो यहाँ पे आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर, C हटा देना। जब आपको C और R प्रपथ दिया हो तो C और R दिया हो तो L नहीं दिया, L वाला हटा दो, इसमें से L वाला हटा दो तो आ जाएगा R स्क्वायर प्लस माइनस XC का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो XC का स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला बन जाएगा। ऐसे जब भी वोल्टेज निकालने हैं, चाहे वो CR प्रपथ के हो, चाहे वो LR प्रपथ के हो, चाहे LCR प्रपथ के हो, तीनों का लिए एक ही फॉर्मूला याद कर लें। अगर
LR पर पद के परिणामी विभवांतर पूछा जाए तो इसमें C हटा देना, और CR के लिए पूछा जाए तो इसमें से L हटा देना। तो कुल मिला के बात यह है 6 वाला फॉर्मूला याद कर लें, जिसमें से आपको जो भी चीज पूछे, या तो तीनों का पूछेगा तो यही काम कर जाएगा, किन्हीं दो का पूछे तो एक को गायब कर दो, जिसका पूछे उसे फॉर्मूला रहने दो, और जो नहीं दिया हो उसे हटा दीजिए, यहां से निकल के आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन क्वेश्चन को ये फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन को आसान बनाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण आपको दिया है, यहाँ पे देखिए समीकरण जो दिया है ये दिया है B बराबर 100 √2 साइन 100 पाई टी, कितना दिया है 100 पाई टी दिया है। अब ये जो दिया है, लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड होता है ये तो ये होता है B बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस फाइव भी आ जाता है, यानी कलांतर भी आता है। वो L और R और C जब भी धारा कभी आगे होगी पीछे होगी उस कंडीशन में हम प्लस फाइव करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आप कंपेयर करेंगे तो B बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है, तो V0 का मान निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 100 √2 आ जाएगा, और मात्रक क्या लिखेंगे वोल्ट लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ओमेगा की जगह कितना आ रहा है भाई, ओमेगा की जगह ये आ रहा है, तो ओमेगा का वैल्यू लिख देंगे आप 100 पाई, टी से टी हट जाएगा, ओमेगा का मान आ जाएगा। अब लेकिन हमें पूछा क्या है वो देख लेते हैं। प्रश्न में पूछा है वोल्टता का वर्गमात्रपूर्ण मान ज्ञात कीजिए, यानी प्रश्न में आपसे पूछा है कि VRMS का मान बता दीजिए कि क्या आएगा, पहली बात, तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। दूसरी बात आपसे क्वेश्चन में पूछी है कि F का मान बता दीजिए। बड़ा ही आसान है फॉर्मूले लगाने, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं है। तो जब भी हम VRMS निकालेंगे तो VRMS बराबर होता है V0 अपॉन √2, यानी वोल्टेज का अधिकतम मान, और डिवाइड कर दो √2 से, तो अधिकतम मान कितना आ गया यहाँ से कंपेयर करने पर 100 √2, तो 100 √2 अपॉन √2, इससे ये मर गया, तो यहाँ पर 100 आ गया, मात्रक लगाना ना भूलें। तो 100 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो अभी आप देख सकते हैं, वैसे आपको याद कर लेने चाहिए, इससे निकालेंगे। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो इसके क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे, तो फॉर्मूले को पहले एक बार अच्छे से याद कर लें। आगे देखिए फ्रिक्वेंसी पूछी यानी आवृत्ति पूछी, तो मैंने अभी बताया तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f होता है। अब यहाँ से हम f निकालेंगे तो ओमेगा बट्टे 2 पाई हो जाएगा। अब ओमेगा का वैल्यू कितना है, देखिए ओमेगा का वैल्यू 100 पाई, तो यहाँ पर लिख देंगे भाई 100 पाई, और अपॉन में कर देंगे 2 पाई, पाई से पाई मर जाएगा, और 2 से 100 को मारेंगे तो 50वां मर जाएगा। और आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, इसलिए हम HZ लिखेंगे, और यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो इसे सॉल्व नोट कर लीजिएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। धीमे धीमे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, पहले हमने आसान रखे हैं, फिर थोड़े कठिन, फिर थोड़े कठिन, फिर लास्ट में कठिन कर दिए गए हैं आपके अकॉर्डिंग। अब देखिए किसी प्रत्यावर्ती परपथ में 8 ओम का प्रतिरोध है, 8 ओम का क्या प्रतिरोध है, तो भाई R की जगह पर लिख देंगे हम 8 ओम। सब प्रश्न में दिया है, जरूर लिखें, मैं बार बार ना लिखूं तो आप लिखना ना भूलें, कॉपी पर नोट कर लीजिए। इनमें से ही देखिए कम से कम 15 या 16 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और यही प्रश्न आपको देखेंगे कि 2026 के पेपर में आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न मिल जाएगा। हो सकता है डाटा चेंज हो जाए, पर उम्मीद कीजिएगा इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं जाने वाला है। आर का मान दिया है, प्रतिरोध दिया है 6 ओम, 8 ओम का प्रतिरोध है, 6 ओम प्रतिघात के प्रेरकत्व, देखिए प्रेरकत्व का मतलब होता है एल, तो एल दिया है यानी XL, क्योंकि इसका मात्रा क्या लगा है ओम में लगा है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 6 ओम, क्या लिख देंगे 6 ओम लिख देंगे। श्रेणी क्रम में जुड़ा है, परपथ के प्रतिबाधा की गणना कीजिए, आपको Z का मान पूछा है। अब देखिए मैंने आपको बताया आप Z का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें जो LCR का होता है, तो LCR के लिए Z का फॉर्मूला होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आप कहेंगे सर इसमें XC तो दिया नहीं है, तो आप ये क्यों लगा रहे हैं, मैं आपको सिखाने के लिए लगा रहा हूं कि Z बराबर होता है अंडर रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें XC दिया नहीं दिया, तो इसको आप हटा देंगे, इसको आप हटा देंगे, बस यहाँ पे क्या लिख देंगे XL का स्क्वायर लिख देंगे, बस एक ही फॉर्मूले से आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, R का मान कितना दिया, देखिए R का मान दिया कितना 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 64 हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा प्लस। अब XL कितना दिया 6, और 6 का देखिए स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो 36 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, तो ये हो गया 36। 36 और 64 को हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएंगे अब 70 30 100 हो जाएंगे, तो 100 आ जाएंगे कहाँ पर अंडर रूट में, तो यहाँ लिख देंगे अंडर रूट में 100, और 100 से कितना बाहर निकलेगा 10, और मात्रक आ जाएगा ओम। देखिए XL हो XC हो या Z हो, इन सभी का मात्रक जो होता है वो ओम होता है, क्या होता है ओम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका 10 आ जाएगा। MCQ क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, ये जो आपका अगर प्रश्न बनेगा
तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। आगे प्रश्न देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज तथा धारा के समीकरण आपको ये दिए हैं। अभी मैंने आपको लिखाया था वोल्टेज का जो समीकरण होता है ये होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और एक होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले जिनको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, एरो सी के लिए। कब धारा आगे होगी, अग्रगामी होगी, कब पश्चिमगामी होगी, तब चेंज करते हैं। बट यहाँ पे आपको पहले से ही धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर दिया है। क्या दिया है, कलांतर। देखिए ओमेगा टी के बाद जो लिखा होता है यहाँ पे जुड़ा होता है, ये कलांतर अग्रगामी या पश्चिमगामी होता है। जैसे यहाँ पे ई का मतलब यहाँ पे वोल्टेज से है, यानी ई का मतलब क्या है, यहाँ पे वोल्टेज से है, और आई का मतलब होता है धारा। तो यहाँ धारा के समीकरण जो ओमेगा टी में से कुछ घट रहा है, तो इसका मतलब ओमेगा टी होता है कलांतर। तो यहाँ पे कलांतर कम है, यानी धारा कम होगी, धारा पश्चिमगामी होगी। और यहाँ पे वोल्टेज में देखिए V का मतलब वोल्टेज होता है, और E का मतलब भी यहाँ पे आपको दिया है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज। तो E का मतलब यहाँ पे क्या है, वोल्टेज ही है। अब वोल्टेज है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब आप कहेंगे कि यहाँ पे कुछ जुड़ रहा है, तो इसका मतलब इसमें वोल्टेज आ गया। तो जिसमें ओमेगा टी में वैल्यू प्लस होगी तो आप कहेंगे अग्रगामी है, ओमेगा टी में से घटेगी तो आप कहेंगे पश्चिमगामी है। तो यहाँ पे क्या ओमेगा टी प्लस हो रहा है तो ये अग्रगामी हो गए, और ये कैसे हो गए, पश्चिमगामी धारा हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, प्रश्न को पढ़ना है। ई तथा आई के बीच कलांतर, ई तथा आई के बीच कलांतर तथा परपथ में शक्ति क्षय की गणना कीजिए। अभी बताया था शक्ति क्षय या औसत शक्ति आप याद कर लें, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन आने लायक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, इंपोर्टेंट आप देख लें। अब देखिए ये दिया है हमें ई तथा आई के बीच कलांतर देखना है। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे किससे, हम इसे बनाएंगे ऐसे, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस लिखा है प्लस, और इसको मैं कर देता हूँ फाई 1। ठीक है, अब धारा के लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा आई बराबर आई नॉट साइन, और यहाँ पे ओमेगा टी, और यहाँ माइनस है तो भाई माइनस ला लो, वैसे प्लस ही होना चाहिए, प्लस हम फाई 2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। हम प्लस वाले से कंपेयर करेंगे, माइनस आएगा तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए आगे कैसे करेंगे, अब क्या करना है हमें, जब कंपेयर करेंगे तो ई नॉट का मान निकल के आएगा भाई। ई नॉट का मान कितना आ जाएगा, ये आ गया 220 √2, मात्रक लगाना ना भूलें, ये वोल्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, वोल्ट में। अब देखिए ओमेगा टी और ये फाई 1 का मान, इसके लिए हम फाई 1 का मान लिखेंगे, कितना आ जाएगा, पाई/6। तो पाई/6 ये फाई 1 का मान आ गया। ऐसी अगर हम आई नॉट की बात करते हैं तो देखिए आई नॉट का मान जब निकालेंगे तो आई नॉट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 √2 आ जाएगा। तो 15 √2 लिखेंगे, और यहाँ पे फाई 2 लिखेंगे। तो देखिए फाई 2 ये है और फाई 2 ये है, पर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना ना भूले, तो यहाँ पे माइनस के पाई/6 हो जाएगा। तो हमने क्या दिया है, लिख लिया है। अब क्या पूछा है, ई तथा आई के बीच कलांतर। तो जब भी आपको कलांतर पूछा जाए, क्या पूछा है, कलांतर, तो कलांतर जो होगा तो आप क्या करेंगे, V के कलांतर में से V का कलांतर, V का फाई, कलांतर फाई होता है तो V का फाई माइनस, यहाँ लिख देंगे I का फाई। V का फाई माइनस I का फाई लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे, बस हो जाएगा। तो V का फाई भाई, V का मतलब यहाँ E दिया है तो E का फाई कितना भाई, E का फाई हमारा फाई 1, और फाई 1 कितना है, ये वाला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई/6, माइनस लगाएंगे, आई का फाई कितना ये है, फिर माइनस करके लगाएंगे तो देखिए ये ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि ये पहले से ही माइनस है। मतलब हम क्या करेंगे, फिर सुनिए, V का फाई लगाएंगे फिर माइनस आई का फाई। तो V का फाई क्या है, जो V ये वाला जो है प्रश्न में E दिया है, V नहीं दिया है, पर E V के ही बराबर है क्योंकि लिख रहा है वहां पे देखिए वोल्टेज। तो E को V लिखेंगे, E को क्या लिख लेंगे, V लिख लेंगे, तो V लिख देता हूँ। तो यहाँ पे V का फाई कितना है, पाई/6, फिर माइनस कर देंगे किसको, इस वाले को, चिन्ह सहित लेके आना है तो माइनस का लेके आएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो आ जाएगा पाई/6 प्लस पाई/6। और आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई/6, और 2 से 6 कट जाएगा तो ये आ जाएगा पाई/3। तो पाई/3 इसका आंसर हो जाएगा कलांतर के रूप में। ठीक है, अब देखिए आगे पूछा है परपथ में शक्ति क्षय की गणना कीजिए। अब शक्ति क्षय जब भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, शक्ति क्षय। तो शक्ति क्षय यानी P निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ये फॉर्मूला होता है। याद नहीं है तो मैं आपको एक बार याद दिलवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जितने फॉर्मूले थे अभी जो मैंने आपके सामने लिखे थे वो आपको यहाँ से याद करने हैं। तो यहाँ पे शक्ति का लिखा था कहाँ, ये तो P जो भी निकालना है, शक्ति क्षय जो होता है औसत शक्ति VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई निकालना है। अब इस प्रश्न में आप देखेंगे कि हमें जो है VRMS तो दिया ही नहीं है, क्या नहीं दिया, देखिए VRMS तो हमें दिया ही नहीं है। तो नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, VRMS को हम चेंज कर देंगे, किसमें, VRMS हो जाएगा V नॉट अपॉन √2 हो जाएगा भाई, लिख लेंगे। IRMS हो जाएगा I नॉट अपॉन √2 हो जाएगा। अब कॉस ऐसे ही रहेगा, और फाई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है। जो कलांतर होता है इसी को हम फाई कहते हैं या डेल्टा फाई लिख सकते हैं। तो ये कलांतर कितना आया, पाई/3 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे पाई/3। अब देखिए V नॉट का मान कितना है, अब देखिए V नॉट का मान आ गया भाई हमारे पास 220 √2, 220 √2।
ई नॉट भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बार बार आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ ये लिख देंगे, बट्टे कर देंगे रूट में 2 मल्टीप्लाई आई नॉट का मान कितना भाई 15/2 है, तो 15/2 लिखेंगे और √2 कर देंगे इनटू। अब पाई/3, देखिए पाई का मतलब होता है 180 अंश। अब इसमें 3 से भाग दे दूं तो 3 छक्के 18 है, 60 अंश आ जाएगा। तो इसका मतलब ये cos 60 है। कितना है भाई, ये cos 60 है। और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। sin 30 का और cos 60 का बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1/2। अब इससे तो ये मर गए, इससे ये मर गया, ठीक है। अब हमारे पास ये बचा, तो इसको जब कट करेंगे तो 1 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 गुणा, और यहाँ पे देखिए 15 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 15 1 15 15 और 1 16, तो इतना आ जाएगा। पावर है तो वाट लगाना ना भूलें, तो इतने वॉट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतने वॉट इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये शक्ति 6 का फॉर्मूला है। ये जो चैप्टर है आपका फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें फॉर्मूला ही आपको याद करने हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, देखिए इसे आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी जो कराया बिल्कुल वैसा ही है। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज तथा धारा के समीकरण आपको दिए हैं। वोल्टेज का ये दिया, धारा का ये दिया। ज्ञात कीजिए V तथा I के बीच कलांतर। तो पहला जब निकालेंगे हम पहले को, तो मैंने बताया कलांतर जो होता है डेल्टा फाई लिख लो या फाई लिख लो। तो V का फाई क्या लिखेंगे भाई, V का फाई माइनस I का फाई। अब V का फाई कितना है, यहाँ पे ये है पाई/3, फिर माइनस ला दिए। V का फाई कितना पाई/3 ये वाला होता है, और I का कितना यहाँ पे फिर से माइनस लाइए, पाई/3 पहले से ही है, तो ये से लिख दीजिए। माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो पाई/3 प्लस पाई/3 हो जाएगा भाई, और ये आ जाएगा 2 पाई/3। इतनी बात ठीक है। और मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँ तो 2 इंटू 180 अंश, पाई का मतलब 180 अंश बटे 3, और 3 से काट देंगे तो ये 60 बार कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई 120 अंश हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम आंसर इसी को लिख सकते हैं, सिर्फ पूछा है तो, लेकिन अगर हमें आगे जरूरत पड़ी तो हम इसे 120 को यूज कर लेंगे, उसको यूज कर लीजिए। आगे पूछा शक्ति 6, तो अभी निकाला था शक्ति 6 जो होता है, ये होता है BRMS इंटू IRMS और इंटू cos फाई। क्या आप कर पाएंगे इसे, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे B0/√2 में, इसको भी कन्वर्ट कर देंगे I0/√2 में, और इसकी जगह आप लिखेंगे cos, और ये क्या लिख देंगे 120, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 120 की वैल्यू निकालिए और इनको लगाइए और सॉल्व कीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टेज का समीकरण ये दिए हैं आपको। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उस तरीके से आएंगे। तो आपको दिया है I का मान ये दिया है, V का मान ये दिया है। ज्ञात कीजिए, नंबर 1 पूछा है आपसे धारा तथा धारा का शिखर मान। पहले में क्या पूछा, धारा का शिखर मान। तो नंबर 1 की बात करते हैं, I0 का आपसे मान पूछा है। नंबर 2 में धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो नंबर 2 में अगर पूछा है तो हम वर्ग माध्य मूल मान को ऐसे लिखते हैं, ये मान चाहिए हमें। तीसरे में पूछा है आवर्तकाल, तो भाई तीसरे में हमें आवर्तकाल चाहिए। आवर्तकाल को हम T से दिखाते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और चौथे में पूछा धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। तो चौथे में आपसे जो पूछा है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पूछा है आपको डेल्टा फाई का मान आप बता दीजिए, ठीक है। बड़ा ही आसान प्रश्न है, ज्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है। सीधा सीधा आपको क्या करना है, पहले कंपेयर करना है। तो देखिए I बराबर I0 से कंपेयर करेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, दिया है लिख लेंगे, प्रश्न में दिया है, मैं सीधा कंपेयर करूंगा I बराबर I0, किससे करेंगे, I बराबर I0। तो I बराबर I0 करेंगे तो ये किसका हो जाएगा I0, तो I0 बराबर आ जाएगा 3.5, क्योंकि ये धारा है तो मात्रक एम्पीयर लगा देंगे। आगे पूछा है, देखिए I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है, टी के साथ क्या आता है ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा का जो मान दिया है हमें 628 दिया है, मात्रक इसका होता है रेडियन पर सेकेंड। तो ये हो गया 628 प्लस ये 30 अंश दिया है, यानी धारा के वोल्टेज दिए हैं, सॉरी धारा का कलांतर दिया है। आगे देखते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए बात करेंगे तो V0 का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 28 वोल्ट हो जाएगा। वोल्टेज है ये अधिकतम मान है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इसमें भी ओमेगा इतना ही है और यहाँ पे माइनस फाई है, तो ध्यान रखना यहाँ प्लस है या माइनस है, इतना हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या पूछा, धारा का पूछा, धारा का शिखर मान। तो भाई धारा का शिखर मान, पहला प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा, ये शिखर मान ही होता है। I0 क्या होता है, शिखर मान ही होता है। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे कि धारा का जो शिखर मान है ये यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 3.5 एम्पियर आ जाएगा। ये पहले का आंसर हो जाएगा। क्या करना है आपको, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई से कंपेयर करना है, कंपेयर करके I0 का मान निकालना है। आगे पूछा है शिखर मान, फिर आगे पूछा है धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरे प्रश्न की बात करेंगे तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है IRMS, बराबर हो जाएगा ये I0/√2
अब आई नॉट का मान कितना दिया है भाई, देखिए आई नॉट का हमने निकाल लिया 3.5 दिया है, 3.5 और अपॉन में 2 कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आए यहाँ पे एम्पियर लिख दीजिएगा क्योंकि वर्गमात्र मूल मान है। ठीक है, अगर आप पेपर में जाएं और √2 की वैल्यू वैसे 1.41 होती है, आपको याद ना रहे और सॉल्यूशन ना कर पाए तो आप इतना ही छोड़ें, आपको नंबर मिल जाएंगे, इसमें आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना आपको। आगे देखिए बात करते हैं आवर्तकाल। तो आवर्तकाल क्या होता है, तो तीसरा पॉइंट है आवर्तकाल। आवर्तकाल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है और ये होता है आपका 2π/ω। कितना होता है भाई, 2π/ω होता है। फॉर्मूला अगर डायरेक्ट याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो बनाना सीख लीजिए, आपकी मर्जी है, डायरेक्ट याद करेंगे जल्दी हो जाएगा। तो 2π/ω होता है, तो जब t निकालेंगे हम 2π तो ऐसे लिख देंगे और ओमेगा का वैल्यू कितना भाई 628 दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 628 लिख लेंगे और 628 लिख लेंगे तो इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये 2 गुणा ये आ जाएगा 3.14 आ जाएगा और ये 628 आ जाएगा। घबराना नहीं है, सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ पे कितने जीरो बढ़ेंगे, 2। अब देखिए 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, तो ये तो 2 बार मर जाएगा। अब ये 2 बार मर गया तो इससे ये मर गया। अब बचा कितना 100, तो 1/100 नीचे आ गया और इसको हम लिखते हैं 10⁻²। और मात्रक क्या होना चाहिए, इसका सेकंड होना चाहिए क्योंकि ये समय है। तो आवर्तकाल भी निकल आया। अब आगे क्या पूछा है भाई, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर पूछा है। तो जब भी कलांतर पूछे आपको क्या करना है, घटाना है। तो चौथे को हम यहाँ पे कर देते हैं। कलांतर निकालना है तो डेल्टा फाई निकला हूं मैं, और आपको क्या करना है, v का फाई माइनस आई का फाई। अब यहाँ पे जो आएगा आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आगे प्रश्न की बात करते हैं, इसे नोट करिएगा। आगे प्रश्न की बात करते हैं, एक श्रेणी क्रम दिया है, एलसीआर परपथ दिया है जिसमें आरएल तथा सी के सिरों के बीच विभवांतर। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आने की ज्यादा उम्मीद है। ये वाले जो प्रश्न आप जो आ रहे हैं ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आने की संभावना ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि इसमें डायग्राम दिया होता है और डायग्राम जब दिया होता है तो बच्चों को ऐसा लगता है, जो स्टूडेंट परीक्षा देने जा रहे हैं उनको ऐसा लगता है ये कुछ डरावनी चीज है, हवा टाइप है, तो हम इससे डर जाते हैं। डरना नहीं है, आपको बस देखना है कि ये क्या है। बस आपको बना के दे दिया, इसमें कुछ नहीं, आपको चीजें चाहिए, जो भी वैल्यू दिख रही है उनको आप दिया हमें लिखिए, जो पूछा है क्वेश्चन लगाइए, फॉर्मूला याद कीजिए, लगाइए, खत्म कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कहा है आपसे कि 40 वोल्ट, यहाँ पे 50 वोल्ट और यहाँ पे 20 वोल्ट। अब ध्यान से बस देखना है आपको सिंबल कौन सा किसका है। तो ये किसका होता है, ये प्रतिरोध है। तो इसका मतलब वोल्टेज जो दिए हैं प्रतिरोध के, आपको कितने दिए, 40 वोल्ट दिए हैं, बताइए। ठीक है, अब ये किसका होता है, ये एल के लिए होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज जो एल वाले आ जाएंगे वो 50 वोल्ट आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये किसका होता है, संधारित्र का होता है, सी का होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज जो सी वाले आ जाएंगे वो 20 वोल्ट आ जाएंगे। उम्मीद करूंगा इतनी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब क्या पूछा, प्रश्न पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे पूछा, देखिए संलग्न चित्र में प्रदर्शन लगाई गई वोल्टता V के मान की गणना कीजिए। आपको V का मान पूछा है, क्या पूछा है, V का मान अथवा करके दे रहा, दिए गए परपथ में नंबर 1 प्रत्यावर्ती स्रोत का वैध भाग बल। प्रत्यावर्ती स्रोत का वैध भाग बल का मतलब है, यहाँ पर भी आपको V पूछा है, अथवा लिखा है, इसमें मतलब एक ही बात है, यहाँ तो वो करो यहाँ ये करो। तथा परपथ का शक्ति गुणांक, और शक्ति गुणांक क्या होता है आपसे पहले में ये पूछा है, चलिए मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। और दूसरे में पूछा है शक्ति गुणांक, क्या पूछा भाई, शक्ति गुणांक। और शक्ति गुणांक जो होता है वो cos फाई होता है। क्या होता है, cos फाई। ये आपको चीजें पूछी गई हैं। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व कर देना है। चलिए करते हैं, क्योंकि ये देखिए एलसीआर परपथ है, आर एल सी दे, देखिए ये क्या है आर, ये एल और ये सी, तो एलसीआर कह सकते हैं। और एलसीआर परपथ में जब भी हमें वी निकालना है, परिणामी विभवांतर निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला आता है। तो एलसीआर परपथ, एलसीआर परपथ के लिए, एलसीआर परपथ के लिए परिणामी जो विभवांतर है, क्या निकालना है, परिणामी विभवांतर। तो जब भी आपको ये निकालना है परिणामी विभवांतर, तो आपको फॉर्मूला याद रखना, v बराबर होता है अंडर रूट में, यहाँ पे लिखेंगे वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे तो आपको वैल्यू लगानी है, बस सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो v बराबर लिखेंगे, यहाँ पे देखिए वी आर कितना दिया, 40, और 40 का जब स्क्वायर करेंगे, चलिए अभी मैं 40 लिख रहा हूँ, प्लस लाएंगे यहाँ पर बी एल माइनस बी सी। तो बी एल कितना दिया 50 और बी सी कितना दिया 20, तो 50 में से 20 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 30। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 30 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखिए बी एल माइनस बी सी, तो बी एल कितना है 50 और सी कितना है 20, तो 50 में से 20 गए तो 30, तो 30 का स्क्वायर आएगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा, आप देखेंगे इसका स्क्वायर है 4 का कितना होता है 16, तो 1600 आ जाएगा क्योंकि 40 है, प्लस लगाएंगे। और यहाँ 30 का कितना हो जाएगा 900, तो 3 3 का 9 यानी 900 हो जाएगा। और 1600 और 900 जो होते हैं 2500 होते हैं भाई,
कितने होते हैं, ये 2500 हो जाएगा। तो यहाँ 25 और डबल जीरो लिख देंगे, ठीक है ना। सीधा 9 और 16 कितने, 25, 2 जीरो 2500। अब 2500 किसका होता है भाई, 50 का होता है। तो V का मान जो आ जाएगा यहाँ पर 50 वोल्ट आ जाएगा। कितने वोल्ट आ जाएगा, 50 वोल्ट आ जाएगा। इतनी बात ठीक है, 50 वोल्ट आंसर आज का कर देंगे कि भाई इसका आंसर 50 वोल्ट ही आएगा। आगे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि परपथ का शक्ति गुणांक बताइए। तो cos फाई जो होता है, cos फाई ये होता है R/Z, लेकिन प्रश्न में ना R दिया है और ना Z दिया है, वोल्टेज की बात हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी से बना लिए, VR लिखिए वोल्टेज R वाले, और Z का मतलब क्या होता है, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा कैसी होती है, परिणामी वोल्टेज की तरह, यहाँ पे परिणामी वोल्टेज लिख दीजिए। तो cos फाई जब हम निकालेंगे तो cos फाई जो हो जाएगा R वाली वोल्टेज कितने भाई 40 है, और V कितना है आपके पास 50 आया है, 50 के 0 से 0 मर गया, और ये 0.5/40 तो ये आ जाएगा 0.8। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि सर VR/V कैसे किया, तो आपको क्या करना है, R/Z देखना है। क्या देखना है, R/Z। तो R आया है तो यहाँ पे वोल्टेज तो कर देने हैं R वाले, याद करने के लिए बता रहा हूँ। Z की जगह क्या करना है, V करना है। क्यों करना है Z की जगह पे भी, देखिए जब हम प्रतिबाधा निकालते हैं इस फॉर्मूले में देखिएगा ध्यान से कि प्रतिबाधा जो होती है Z होती है एलसीआर परपथ की, और एलसीआर परपथ का परिणामी विभवांतर घातीय V होता है। तो Z की जगह पर वोल्टेज की बात हो रही है तो Z को हटा देंगे, वो वाली वोल्टेज लगा देंगे जो परिणामी हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से इस प्रश्न को आप कर लेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, और 0.8 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि शक्ति गुणांक पूछा है, शक्ति गुणांक का होगा cos फाई, पूरे cos फाई का मान निकालना है तो ये आ जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ चुका हो। आगे प्रश्न देखिए और इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, करिए। क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल सही दिख रहा है, मैं कैमरा चेक कर रहा हूँ। आगे देखिए, दिए गए परपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का, देखिए ये R वाला है तो यहाँ पे देखिए VR की वैल्यू जो दी है आपको इस बार 80 वोल्ट दी है, और ये कितना C वाला, तो VC की जो वैल्यू दी है आपको 40 वोल्ट दी है, और यहाँ पे दिया है VL, ये लास्ट वाला VL है, तो ये 100 वोल्ट है भाई। कितना है, 100 वोल्ट है। क्या दिख रहा है, जो पहले जैसा कराया था बिल्कुल वैसा ही है। तो ये कह रहा है कि वैद्युत वाहक बल तथा परिणामी शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए, बिल्कुल वैसा ही है। तो आपको यहाँ पे V का मान बताना है और cos फाई का मान बताना है, बिल्कुल सेम प्रश्न है। एक जैसे दो प्रश्न लगाने का मतलब ये है कि आप इसे खुद से सॉल्व कर लेंगे और कमेंट करके बता देंगे क्या आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस पे मैं इंपोर्टेंट लिख ही देता हूँ क्योंकि ये प्रश्न आने लायक है, बहुत ज्यादा आसान है पर आपके लिए डरावना है कि इतना सारा लिखा है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। घबराना नहीं, बहुत प्यार से सॉल्व करेंगे। कहते हैं प्यार से दुनिया में सारे काम हो जाते, तो ये तो प्रश्न है, इसे भी कर लेंगे, नहीं होगा तो सीख लेंगे, सीखने की उम्र है। तो देखिए नीचे दिए गए परपथ में मान ज्ञात कीजिए। धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, धारतीय नाम आ गया भाई, धारतीय नाम आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो बताना है XC बताना है। प्रेरकीय प्रतिघात का मतलब होता है XL बताना है। परपथ की प्रतिबाधा तो Z बताना है। धारा वोल्टता के बीच कालांतर यानी डेल्टा फाई का मान बताना है, और परपथ में धारा का शिखर मान यानी I0 का मान बताना है। ये सारी चीजें आपको बतानी है, ये सारी चीजें बतानी है, पर आपको चित्र में दिया है उसको आप देख ले क्या क्या दिया है। चलिए लिखते हैं। तो देखिए ये जो दिया है ये L हो जाएगा, क्योंकि हेनरी जो मात्रक होता है L का होता है। ये आपको जो दिया है ये C हो जाएगा, और ये प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज देखें, और यहाँ पे आपको समीकरण दिया है ये, तो इस समीकरण की तुलना करेंगे हम किससे, V बराबर V0 sin ओमेगा t से करेंगे। तो हमारे पास V0 का मान कितना आ जाएगा भाई, 200 आ जाएगा। ठीक है ना, इसकी तुलना इससे करेंगे तो V0 का मान इतना आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ ओमेगा टी आ रहा है, तो ओमेगा टी ओमेगा की जगह पर आ जाएगा 100, और मात्रक इसका होता है रेडियन पर सेकंड। मात्रक याद कर लीजिए, नहीं पता है तो ये आ जाएगा 100 रेडियन पर सेकंड। अब आगे क्या करेंगे, हमें L का मान पता है, C का मान पता है, तो यहाँ लिख देता हूँ। L का मान दिया आपको 10H यानी 10 हेनरी। C का मान जो दिया है आपको 20 माइक्रो का मतलब है 10 की घात -6, तो ये हो जाएगा आपका फेरड। और R का मान दिया है आपको 500, कितना दिया है भाई, 500 दिया है। अब जो जो पूछा है उसे सॉल्व करने का नंबर लगा दीजिए। पूछा है धारतीय प्रतिघाती XC का मान पूछा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हमें XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। भाई XC क्या होता है, 1/ओमेगा C होता है, और 1/ओमेगा C होता है तो इसका मतलब 1 ऐसे ही रहेगा। ओमेगा का मान यहाँ पे कितना दिया, 100 दिया है, तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे, 100 लिख दिया भाई। और C का मान कितना है, ये रहा 20 गुणा 10 की घात -6, तो 20 गुणा 10 की घात -6। अब 10 की घात -6 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा भाई, ये प्लस का हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका
2 का गुणा जब 100 में करेंगे तो 200 और 1 0, तो 2 गुणा 10 की घात 3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। देखिए 1 0 2 0 3 0, 3 0 हमने पावर में लगा दिए और यहाँ 2 तो हमने ऐसे दिया, 6 कहाँ चला गया माइनस का, ऊपर चला गया पावर, प्लस हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स सी का मान बताइए क्या आ जाएगा। 3 से तो 3 पावर मर जाएंगी, तो कितनी पावर बचेंगी भाई, यहाँ पे 3 बचेंगी और यहाँ पे बचा आपका 1/2 गुणा 10 की घात 3। ठीक है, और मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि 1000 अब बट्टे 2 और 2 से काट दो तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। मात्रक लगाना ना बोले, 500 हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं। देखिए प्रेरकीय प्रतिघात यानी एक्सएल का मान बताना है। प्रेरकीय प्रतिघात यानी एक्सएल का मान बताना है, तो नंबर 2 की बात करते हैं। तो एक्सएल होता है भाई ओमेगा एल, तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ। क्या होता है 2 पाई एफ, और ये एल आ जाएगा। बट हमें यहाँ एफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एफ का कोई हमें जरूरत नहीं है। देखिए ओमेगा का मान सीधा सीधा 100 दिया, तो यहाँ 100 लिख देंगे और गुणा कर देंगे किससे, एल से। एल का मान कितना दिया आपको, 10 दिया है, तो 10 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1000 और यहाँ पे मात्रक ओम लगा दें। ये भी हो गया। आसान है ना, मैंने बताया आसान प्रश्न है, घबराना नहीं है। परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है, तो तीसरे पॉइंट में आपको जेड का मान निकालना है। और जेड निकालने के लिए पहले आप ये पता करेंगे कि परिपथ कौन सा है। तो क्या क्या लगा है इसमें, देखिए एल लगा है, सी लगा है, आर लगा है, तो एल सी आर है। तो एल सी आर है मतलब तीनों फिक्स है, तो सीधा सीधा तीनों वाला लगाइए, आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ये कर देंगे। ठीक है, अगर इसमें कुछ नहीं दिया तो उसे हटा देते। अब आर स्क्वायर करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी है भाई, देखिए आर की जो वैल्यू दी है आपको, कितना दिया, ये रहा यहाँ पे 500 दिया है, तो 500 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए भाई 500 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी। अब देखो एक्सएल कितना है आपके पास, 1000 है, और एक्ससी कितना है 500, तो इसमें से इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 500। तो मैं यहाँ 500 का स्क्वायर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान रखिए, जल्दी करना है तो वैसे आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ 500 का स्क्वायर मत कीजिए आप, ये देखिए ना, ये 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, कुछ ये ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा लगाओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, भाई यही तो है। इसको मैं एक्स मान लू, इसको भी एक्स मान, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है भाई, 2x स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर में दो ऐसे लिखता हूँ, 2 गुणा 500 का स्क्वायर लिख सकता हूँ उसी में, और इस स्क्वायर से हट जाएगा, तो यहाँ पे 500 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट 2 से नहीं हटेगा, तो इसको यहाँ लिख देंगे। और ये जेड है तो इसका मात्रक ओम लिख दें, ये आंसर आ जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, इसका स्क्वायर कीजिए। 5 का 25 होता है, और यहाँ पर भी 25 आएगा, और 25 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 4 जीरो आएंगे, और 50 हो जाएगा, 4 जीरो आएंगे, माने 2 जीरो बाहर आएंगे, और 50 को हम कैसे लिखते हैं, 5 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आ जाएगा, आपकी मर्जी। आगे देखिए परिपथ किस 3 हो गए ना, चौथे पे देखें, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर निकालना है। तो धारा और वोल्टता के बीच जब हम कलांतर निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर निकालिए। तो आपको बताना है क्या बताया था, v का फाई माइनस i का फाई। अब कलांतर निकालने का मतलब है फाई निकालना, पर इसमें तो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ हो ही नहीं रहा वोल्टेज में, तो फाई निकालना है तो आप क्या करेंगे, कॉस फाई से निकालेंगे। नंबर 4 तो फॉर्मूला लगा देंगे कॉस फाई या टेन फाई, किसी से भी लगा दिए, कॉस फाई लगाइए टेन फाई लगाइए। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप इधर इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। अब हमें निकालना है चौथे में, क्या निकालना है चौथे में, हमें फाई का मान चाहिए। कलांतर जो होता है वो फाई होता है। तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके से बता सकता हूँ। एक तो होता है हमारे पास कॉस फाई। अब कॉस फाई कहता है कि आर बट्टे जेड कर दो, वही कर देंगे। आर का मान कितना है, देखो 500, आर का मान कितना है 500, और जेड का मान कितना है 500, अंडर रूट 2 दिया है, 500 500 मर गए, तो 1/√2 आ गया, जो कि किसके बराबर होता है भाई, cos 45 के बराबर होता है। अब cos से cos हट जाएगा, तो फाई का मान यहाँ पे 45 आ जाएगा डिग्री में। दूसरा आप ऐसे ही कर सकते हैं, जब आपने डेरिवेशन किए होंगे तो ये फॉर्मूले याद किए होंगे, tan से निकालेंगे। tan फाई जो होता है एलसीआर सर्किट के लिए, एलसीआर है तो यहाँ पे होता है एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर होता है। अब एक्सएल कितना है भाई, देखिए एक्सएल आया था 1000, एक्ससी आया था 500, तो 1000 में 500 घटाएंगे तो ये 500 आ जाएगा। ठीक है, और आर का मान आपको 500 दिया ही है, 500 500 मर गया, यानी 1 आ गया। और ये 10 45 की वैल्यू होती है, किसकी होती है 10 45, 10 से 10 हट जाएगा, तो फाई का मान 45 आ जाएगा। जो आपको उचित लगे उससे कर लें, दोनों ही सही है, ये वाला ज्यादा बेहतर है, ये भी ठीक है। आगे पूछा परपथ में धारा का शिखर मान। तो परपथ में धारा का शिखर मान यानी 5वां पॉइंट पे आपसे पूछा है कि आई नोट आप बता दीजिए। तो देखिए आई बराबर होता है v अपॉन आर, होता नहीं होता, ये जब होता है जब परपथ में सिर्फ आर लगा हो, लेकिन इसमें सिर्फ आर नहीं है, तो यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर नोट करेंगे, और यहाँ पे गलती से आर मत लिख देना, यहाँ पे गलती से आर
मत लिख देना, यहाँ पर आपका जेड आएगा। क्या आएगा? जेड आएगा। ठीक है ना। जब भी आपको प्रतिबाधा निकालनी है एलसीआर सर्किट की तो इस तरीके से जेड निकालेंगे पहले, और जेड निकालने के बाद धारा निकालनी तो आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन जेड कर देंगे। अब वी नॉट का मान कितना दिया है प्रश्न में देख लेते हैं। वी नॉट का मान हमने कंपेयर किया 200 मिला था, तो यहाँ पर 200 लिख देंगे, और यहाँ पे जेड का मान देखेंगे, जेड का मान आया 500 अंडर 2, 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएंगे। ठीक है, तो आई नॉट निकल के आ जाएगा ऊपर कितना बचा 2/5 अंडर 2। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को हम ऐसे लिख देंगे तो 5 अंडर 2 यहाँ हो जाएगा, इससे मर जाएगा। तो आई नॉट का मान निकल के आएगा 2√/5, और इसकी वैल्यू 1.414/5। इसको आप सॉल्व कर लें, यही आ जाएगा। अदरवाइज आप आंसर √2/5 भी लिख सकते हैं, √2/5 ही लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ना आए कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना आप कर दें, फ्रैक्शन यानी भिन्न में आंसर छोड़ दें। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ चुका होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़े क्या? बिल्कुल बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया संलग्न चित्र में एलसीआर पर प्रदर्शित है। कौन सा एलसीआर है? एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत वोल्टेज जो दिया आपको ये दिया है, परपथ से जुड़ा है। परपथ के लिए गणना कीजिए, प्रतिबाधा की गणना कीजिए। किसकी करनी है भाई? प्रतिबाधा की करना है। तो देखिए यहाँ पर कंपेयर करेंगे, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी से करेंगे। तो देखो वी नॉट का मान कितना आ जाएगा, आप खुद से बताइए कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और मात्रक लिख देंगे वोल्ट। ओमेगा का मान कितना आएगा भाई? 500 आएगा, यहाँ पे 500 लिख देंगे, मात्रक होता है इसका रेडियन पर सेकेंड। परपथ के लिए गणना कीजिए, किसकी करनी है भाई? जेड का मान आपको बताना है कि जेड क्या आएगा। दूसरा शक्ति गुणांक बताना है, शक्ति गुणांक क्या होता है? cos फाई होता है, तो cos फाई का मान बताना है, और आगे बताना है धारा का शिखर मान यानी आई नॉट का मान बताना है। क्या आप कर पाएंगे? बाकी वही प्रश्न घूम फिर के आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आर का मान दिया है, एल का मान दिया है, सी का मान दिया है, और सी के मान को आप ऐसे लिख देंगे 40 गुणा माइक्रो को हटाना ना भूलें, फिर लगा दें। अब क्या करेंगे? प्रतिबाधा निकालनी है, एलसीआर सर्किट है, तो नंबर 1 को सॉल्व करेंगे तो जेड बराबर आ जाएगा अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आपको एक्सएल एक्सी दिया? नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सएल को इधर कोने में ले जाके सॉल्व कर लेंगे तो ओमेगा एल आ जाएगा। अब ओमेगा कितना दिया है भाई? 500 दिया है, तो यहाँ पे हम 500 लिख देंगे, ये आ गया 500 गुणा एल का मान कितना दिया भाई? एल का मान दिया 0.16, तो 0.16 दिया, दशमलव उठा देंगे, यहाँ पे 100 हो जाएंगे, 0 से 0 मर जाएंगे, 16 पंजे 80 होता है, तो एक्सएल का मान भाई साहब 80 ओम निकल के आ जाएगा। क्या कहीं सही कर रहा हूँ कैलकुलेशन में? देखिए यहाँ पे ओमेगा का मान कितना दिया है, हमने कंपेयर किया 500 आ गया। एल का मान दिया है ये आपको 0.16 दिया है, तो 0.16 करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो नीचे चले जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएंगे। अब बचा यहाँ 16, 5 तो 16 पंजे 80 हो गया, तो 80 आ जाएगा। अब निकालेंगे यहाँ पे, क्या निकालेंगे भाई? दूसरा एक्स सी की बात कर ले भाई। एक्स सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी होता है। अब 1/ओमेगा सी तो करेंगे, ओमेगा का मान देखिए कितना आ गया 500 गुणा सी का मान कितना है? सी का मान ये 40 गुणा 10 की घात -6। अभी -6 को मैं डायरेक्ट ऊपर ले जा रहा हूँ, तो प्लस का 6 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, अब कितने जीरो यहाँ पे देखिए 2 और एक 3 जीरो, तो यहाँ 3 जीरो कट जाएंगे तो 10 की घात 3 ही तो बचेगा, तो एक्स सी बराबर आ जाएगा 10 की घात 3 बटे 5 चौके 20, फिर से आ गए यहाँ पे। अब 20 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर हमारे पास 1000 बचा, नीचे बचा 20, 1 जीरो से 1 जीरो मर जाएगा, इसको इससे मार देंगे तो ये 50 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा भाई, तो यहाँ 50 लिख देता हूँ मैं। तो एक्सएल का मान जो आया यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक्सएल जो आया है हमारे पास, एक्सएल जो आया है वो 80 ओम आया है, और एक्स सी जो आया है वो 50 ओम आया है। ये यहाँ पर कितना है? ये 50 ओम है। ठीक है, तो कितना है भाई? ये 50 ओम है। क्लियर? अब आप कर लोगे। आर का मान कितना दिया? 40 दिया, तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर लिखेंगे, और एक्सएल माइनस एक्ससी, तो इसमें से घटा देंगे 30, तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये 1600 2500 50 आंसर आपका निकल के आ जाएगा। आगे बात करते हैं शक्ति गुणांक की, तो इसको आप खुद से कर लेंगे। अब दूसरे की बात करते हैं शक्ति गुणांक की, तो cos फाई होता है, और cos फाई जो होता है भाई R/Z होता है, और R का मान आपको दिया है 40 दिया है, और Z का मान आप यहाँ से निकालेंगे 50 ही आ रहा है शायद, तो 0.8 यहाँ से आ जाएगा। कर लेंगे धारा का शिखर मान, तो आई नॉट जब भी निकालना है हम वी नॉट अपॉन जेड करेंगे। वी नॉट का मान कितना दिया आपको? 100 दिया है, और जेड का मान शायद 50 आ रहा था, इससे मर जाएगा, तो यहाँ पे 2 एम्पीयर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जेड का मान जरूर निकालना है। देखिए यहाँ पे आर का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर कितना हुआ? 1600 हो जाएगा, प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, तो 80 में से 50 घटा दिए, बचे 30, 30 का स्क्वायर कितना? 900, 1600 900 2500, 2500 का कितना होता है? 85 होता है। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ चुका होगा। एक बार खुद से भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा।
आगे देखिए संलग्न चित्र में प्रदर्शित किया है, प्रतिबाधा पूछे, शक्ति गुणांक पूछा, धारा और गुणता के बीच कालांतर पूछा है। अब मैं उम्मीद करूंगा आप इसको गलत नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पे HW लिख देता हूँ भाई, बहुत दिनों बाद होमवर्क आपको मिल रहा है तो आप इसे खुद से कर लेंगे। देखिए L का मान दिया है, ये C का मान दिया है, ये R का मान दिया है, इससे पहचान ये R है, ये C है और ये L है। B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे, ये ओमेगा B नॉट हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा। बाकी प्रतिबाधा निकालनी LCR पर पता है, अभी जो फॉर्मूला लगाया था उसी से आ जाएगा। शक्ति गुणांक निकालना cos फाई R बट्टे Z से निकालेंगे। धारा तथा गुणता के बीच कलांतर निकालेंगे, तो कलांतर का मतलब है इसमें देखो कोई समीकरण तो दिया नहीं, तो फाई का मान निकालना है, तो cos फाई से जो निकलेगा उसी को फाई में कन्वर्ट कर लेना। यानी जो cos फाई का जो मान आएगा आपके पास, ध्यान सुनिएगा, cos फाई क्या होगा R बट्टे Z। अब R बट्टे Z यहाँ पे कुछ भी आएगा, मान लीजिए cos फाई का मान मान लिया मैंने, ये सॉल्व करके भाई 1 आ गया, तो अब ये 1 किसका होता है, यहाँ 1/2 आ गया, तो किसका होता है 1/2 cos 60 का होता है। इसे कंपेयर कर देना cos 60 को, इससे हट जाएगा, पाई का मान निकल आएगा। समझ में आ गई बात? इस तरीके से ना जो भी आए इसका मान वो निकाल लेना। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न जो है ये ट्रांसफार्मर के ऊपर है। किसके ऊपर है? ट्रांसफार्मर वाले प्रश्न होते हैं। ट्रांसफार्मर के आधार पर ये प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। चलिए इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 प्रश्न और कराएंगे और वीडियो को समाप्त करेंगे। यहाँ पे देखिए 220 वोल्टेज आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की, यहाँ पे इस लाइन को पकड़ लें ध्यान से। जब भी आदर्श ट्रांसफार्मर की बात होती है तो एक कंडीशन होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आदर्श ट्रांसफार्मर को मैं शॉर्ट में TYF लिखा हूँ। ट्रांसफार्मर के लिए आदर्श ट्रांसफार्मर की कंडीशन ये होती है कि P इन जो होता है P आउट के बराबर होता है। इसका मीनिंग क्या भाई? तो P का मतलब होता है पावर और इन का मतलब होता है निवेशी, तो यहाँ लिख सकते हैं निवेशी शक्ति। क्या लिखेंगे? निवेशी शक्ति। और आउट का मतलब होता है बाहर यानी निर्गत, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई निर्गत शक्ति, तो निर्गत शक्ति। अब आप यहाँ से ध्यान कीजिएगा, इन और आउट का मतलब ये होता है, तो जितनी शक्ति आएगी उतनी ही बाहर जाएगी। ये आदर्श ट्रांसफार्मर की कंडीशन होती है। कोई भी चीज जब भी आदर्श होती है तो ऐसा माना जाता है कि अगर किसी मशीन को हमने 100 जूल की एनर्जी दी है तो 100 जूल का कार्य करेगी, लेकिन ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनका नाम आदर्श मान लिया जाता है। आगे कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है, तो देखिए वोल्टेज दिए आपको 220। अब पहले वोल्टेज है 220, इसलिए हम BP लिखेंगे, यानी प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। 2 कुंडलियां होती हैं किसमें? ट्रांसफार्मर में। और किस सिद्धांत पर काम करता है ट्रांसफार्मर? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आगे कह रहा है आदर्श ट्रांसफार्मर प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है, भाई IP का मान बता दीजिए, पहली बात चल रही है। आगे आपको दिया है वोल्टेज दिए तो BS लिख देंगे आपको 110 वोल्ट, और यहाँ पर जो पावर कितनी दी है आपको BS, यानी दूसरी कुंडली में पावर जो हो जाएगी ये आप लिख देंगे 550 वॉट। ठीक है, अब ये जो होता है P इन P आउट से सॉल्व होगा, क्योंकि आदर्श ट्रांसफार्मर की ये कंडीशन मैंडेटरी है, आपको याद रखनी है। और पावर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है P इज इक्वल V इंटू आई। तो हम यहाँ पे करेंगे इन का मतलब है पहली कुंडली, इन का मतलब है P इन बराबर कर देंगे P आउट, तो पहली प्राथमिक कुंडली की शक्ति, और यहाँ पे लिख देंगे दूसरी कुंडली की शक्ति। तो यहाँ P बराबर क्या होता है VI, तो यहाँ पे भी लिख देंगे V इंटू आई, और यहाँ पे भी लिख देंगे भाई V इंटू आई। अब ये दूसरे के लिए तो दूसरा लगा देंगे, ये पहले के लिए तो यहाँ पे पहला लगा देंगे। आपसे पूछा क्या है भाई? IP का मान पूछा है, तो IP क्या आ जाएगा? VS मल्टीप्लाई IS अपॉन आ जाएगा BP। ठीक है, अब BS इंटू IS, देखिए ये PS का मान है, PS तो हमें डायरेक्ट दिया है तो ऐसे लिख देंगे, और BP आ जाएगा, तो ये आ गया PS अपॉन BP। अब PS का मान कितना दिया? देखिए PS दिया 550, सीधा सीधा 550 लिखेंगे, और BP का मान कितना दिया 220, तो 220 लिखेंगे, 0 से 0 मर गया, और 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, तो 5/2 यहाँ से निकल के आ जाएगा IP का मान। और चाहो तो इसमें भाग दे दो, और 2 का भाग जब देंगे 5 का आधा होता है 2.5, तो 2.5 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये यूज नहीं हुई, जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि IS भी चाहिए, IS हमारे पास है नहीं, इसलिए हम PS/ये कर देंगे। समझ में आ गई बात? यानी P इन और P आउट का तो समझ में आया। ये कब है? आदर्श ट्रांसफार्मर की कहानी ऐसी होती है। और पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, तो यहाँ पर भी V इंटू आई, यहाँ पर भी V इंटू आई। ठीक है, अब ये प्राथमिक कुंडली के लिए तो PP लिख देंगे, दूसरी के लिए तो SS लिख देंगे। अब इसका मान तो आपको पहले से दिया BS इंटू आई, इसका तो PS दिया है भाई, PS की जगह लिख रहे हैं BS इंटू आई लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है, और इसका मान हमें पहले दिया है, तो इधर तो हम पूरा का पूरा 550 लेके चलेंगे, उधर से BP को डिवाइड कर देंगे। आगे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है
अगला प्रश्न दिया एक उच्चाई ट्रांसफार्मर के, देखो दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है उच्चाई और एक होता है अपचाई। उच्चाई का मतलब वोल्टेज को उच्च करने वाला और अपचाई मतलब वोल्टेज को कम करने वाला। आगे दिया एक उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या आपको दी है 100 और 400। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर प्राथमिक और द्वितीय कुंडली, तो पहली कुंडली में फेरों की संख्या वो एनपी लिखेंगे, एन का मतलब फेरों की संख्या, पी का मतलब प्राथमिक कुंडली में कितनी है भाई 100 है। दूसरी कुंडली में कितनी है एनएस लिखेंगे, दूसरी एस का मतलब सेकेंडरी, तो सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या आपको दिया है यहाँ पे 400। यदि प्राथमिक में 120 वोल्ट, तो भाई प्राथमिक में 120 वोल्ट दिए, लिख देंगे लोड दिया हमने। प्राथमिक का मतलब पी लगाना है, दूसरी का मतलब एस लगाना है। प्रत्यावर्ती भावांतर लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 परिणमन अनुपात, तो नंबर 1 पूछा आपको परिणमन अनुपात। अब ये परिणमन अनुपात क्या होता है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, अनुपात लिखना है, अनुमान लिख दिया है, अनुपात, अनुपात। इसे हम छोटी आर से दिखाते हैं और ये फॉर्मूला होता है, देखिए एनएस बटे एनपी, वीएस बटे वीपी, आईपी बटे आईएस, ये यहाँ पे फॉर्मूला होता है परिणमन का। जो भी आपको दिया हो उनका भाग देके आने का, एनएस बटे एनपी दिया, इन्हें लिखा देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपको बीएस और बीपी पता है, इन दोनों का भाग करा दिए, आंसर आ जाएगा। आईपी और आईएस पता है, इन दोनों का भाग करा दिए, आ जाएगा। किसी एक को पता कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर याद करने की बात है, देखिए एन और बी में ऊपर एसएस वाले आते हैं लेकिन धारा पी वाली आएगी, एनएस वाला बीएस वाला धारा पी वाली, और नीचे देखिए ये पीपी आएंगे तो धारा एस हो जाएगी। धारा उल्टा करना है आपको। क्यों उल्टा करना है, पावर निकालते हैं जब उसे ड्राइव करते हैं, तो आपने देखा होगा, नहीं तो कॉपी खोल के देखिए आप, जहां पर भी पढ़ रहे हैं आप कॉपी देखिए, सबने कराया होगा। तो यहाँ पे ये करेंगे, अब ये करेंगे तो हम आर निकालेंगे, तो आर को मैं इससे निकालूंगा, एनएस बटे एनपी से निकालूंगा मैं। तो अब एनएस बटे एनपी से निकालूंगा तो एनएस का मान कितना दिया आपको 400 दिया, अभी 400 लिख दो। और एनपी का मान कितना दिया आपको, एनपी का मान दिया आपको 100, तो 0 से 0 तो मर जाएंगे भाई, आंसर हमारा 4 आ जाएगा। और ये अनुपात है तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अगर ये दिए होते तो इनसे निकालते, ये दिए होते इनसे निकालते, जो भी आपको दिया उससे निकालने जो आसान पड़े। आगे पूछा है आपसे द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टता। द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टता का मतलब है वीएस का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे एनएस बटे एनपी बराबर कर देंगे बीएस बटे बीपी। निकालना क्या बीएस, तो बीपी को इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा एनएस बटे एनपी गुणा बीपी को इधर बुला लूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या बचेगा, बीएस में इधर लिख देता हूँ भाई, मैंने बीपी को इधर से इधर भेज दिया। अब इसका मान कितना दिया, एनएस का मान आपको 400 दिया है, लिख दीजिए 400, और एनपी का मान कितना दिया आपको 100 दिया है, तो यहाँ 100 लिख दीजिएगा। बीपी का मान कितना दिया है आपको 120 दिया, 120 लिखिएगा, 2 0 से 2 0 मर गए, और 12 दूनी 24 दूनी 48 यानी 480 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे दिया था उच्चाई, और ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, पहले वोल्टेज कितने 120, इसका मतलब वोल्टेज को ज्यादा कर देगा, कितनी कर देगा 480 कर देगा, क्यों 0 से 0 मर जाएंगे, यहाँ बचेगा 4, और 4 का जब 12 में गुणा करेंगे 12 24 12 चौके 48, तो 48 और 1 0 लगा दें 480 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ चुका होगा। इसी फॉर्मूले से इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। और एक और फॉर्मूला आएगा दक्षता वाला, किसका आएगा भाई, दक्षता वाला। अगला प्रश्न हमने आगे ऐसे लिया, दक्षता क्या होता है भाई, आउटपुट, यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट जो पावर होती है, आउटपुट पावर बट्टे होती है इनपुट पावर, कौन सी होती है, इनपुट पावर। ठीक है, इनपुट पावर, ये दक्षता के क्वेश्चन हो आएंगे, बस इससे ज्यादा आपका ट्रांसफार्मर में हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है देखिए, एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन, संचरण का मतलब होता है सप्लाई करने वाली लाइन, वोल्टेज को 1100 वोल्ट से 100 वोल्ट 110 वोल्ट कर दिया, तो अपचाई है मतलब वोल्टेज को हटाएगा। तो पहले कितने 1100, इसका मतलब बीपी का मान हम लिखेंगे यहाँ पे 1100 वोल्ट, पहले 1100 है। अब वीएस कितने हो गए, घटके कितने हो गए भाई 110 हो गए, तो 110 वोल्ट कर दीजिएगा यहाँ पे। आगे कह रहा है प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हैं, तो प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे भाई लिख लेंगे हम यहाँ पे, कितने भाई 2000 ही है, पक्की बात है कि 2000 है। आगे कह रहा है ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है ईटा से दिखाते हैं, और ये जो होता है 80% दिया है, और 80% का मतलब 80/100 लिख देंगे, 0 से 0 मर जाएगा, तो 0.8 आ जाएगा, ये इसकी दक्षता आ जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा है निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति आपको 4000 वॉट दी है, तो यहाँ पे लिख देंगे निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति। भाई निर्गत शक्ति को हम आउटपुट कहते हैं, क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो ये आउटपुट पावर आपको दी गई है प्रश्न में, कितनी दी गई है भाई 4000 वॉट दी गई है, तो 4000 वॉट लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर है, तो 4000 वॉट लिख लिया। निम्न की गणना कीजिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो आपको पहले आपको बताना है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का मतलब हो गया कि आपको ये जो बताना है
एन और एस का मान बताना है कि ये क्या आएगा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। दूसरा होता है निवेशित शक्ति। तो निवेशित का मतलब होता है भाई इनपुट। क्या होता है? इनपुट पावर। तो इनपुट पावर आपको ये बतानी है। कर लेते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला आएगा एन एस, क्या आएगा भाई? एन एस बटे एन पी, और यहाँ लिख देंगे वी एस बटे बीपी, वी एस बटे बीपी। अब हमें निकालना क्या भाई? एन एस निकालना है। तो एन एस निकालना है तो इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया वी एस बटे बीपी। इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एनपी, बिल्कुल हो जाएगा। वी एस का मान कितना दिया? वी एस का मान दिया 110 बटे बीपी का मान कितना दिया? 1100 मल्टीप्लाई कर दो। एनपी का मान कितना दिया? 2000, तो यहाँ 2000 लिख देंगे। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो मर जाएगा, इस वाले एक जीरो से ये मर जाएगा और इससे ये मर जाएगा, बचेगा आपके पास कितना? 200। तो एन एस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 200। तो 200 फेरे आएगा दूसरी कुंडली में। कौन सा ट्रांसफार्मर? अपचाई। अपचाई मतलब वोल्टेज कम करेगा, और वोल्टेज कम करेगा तो याद रखिएगा कि दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या कम आई है। वोल्टेज भी कम करेगा तो फेरों की संख्या भी कम रहेगी। तो यहाँ पे 200 आया, जबकि पहली वाली में 2000 थे। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे एन एस बट्टे एनपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे बी एस बट्टे बीपी के बराबर करके। तो यहाँ पे हमें एन एस चाहिए, एन एस चाहिए तो एनपी को उधर भेज दो तो बी एस बट्टे बीपी आ जाएगा। यहाँ पे 200 आंसर आ जाएगा। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या पूछिए, द्वितीय कुंडली पूछिए, मतलब एन एस का मान निकालना था, हमने यहाँ पे निकाल लिया। आगे पूछा है आपसे निवेश शक्ति याद कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो दक्षता जो होती है, ये जो दक्षता होती है ट्रांसफार्मर की, इसको हम ईटा से निकालते हैं। आगे प्रश्न करते हैं। देखिए एक आदर्श ट्रांसफार्मर, देखिए आदर्श ट्रांसफार्मर दिया है, इसका मतलब आपको इनपुट और आउटपुट पावर बराबर कर देनी है। प्राथमिक या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 1100 एवं 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 है। तो देखिए ये कह रहा है कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या दी है। तो प्राथमिक कितने दी है? एनपी का मान लिख देंगे आप यहाँ पे 1100 और एनएस का मान लिख देंगे आप 110। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज, तो प्राथमिक कुंडली की बात होती है, पी लगाना ना भूलिए, प्राइमरी होता है, यहाँ पे लिख देंगे 220 और ये वोल्ट दिए हैं। अगर यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा, तो ये किससे जुड़ा? द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा होती है जेड, और ये एस लिख देंगे, द्वितीय से जुड़ा है तो यहाँ पे कर देंगे हम 220 और ओम लगा देंगे। अब आगे पूछा है कि प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा यानी आपको आईपी का मान आपको बताना है। बस इतनी सी कहानी है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको देखो जेड एस आगे, इससे घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, एनपी एनएस दिया, हम बीएस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एनएस बटे एनपी बराबर वीएस बटे बीपी। इसको मैं इधर भेज दूंगा तो यहाँ से या करके लिख सकते हैं हम एनएस बटे एनपी मल्टीप्लाई बीपी, और ये बराबर हो जाएगा बीएस के। मैंने इसको इधर भेज दिया तो एनएस बटे एनपी और ये बीपी के आ गया। अब एनएस का मान कितना दिया भाई? एनएस का मान आपको दिया है 110, तो 110 लिखिए, बट एनपी का मान कितना दिया? 1100, तो 1100 लिख दीजिए यहाँ पे। मल्टीप्लाई कर दी बीपी, बीपी कितना दिया भाई? बीपी दिया है हमारा 220, तो 220 लिखिए। 1020 1020 11 से 11 मर गया, यहाँ पर आ गया आपका 22। तो बीएस का मान आ गया 22, यानी 22 वोल्ट यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बीएस का मान आ गया हमारे पास 22 वोल्ट। कितना आ गया? 22 वोल्ट। पहले कितने थे? 220 थे, 22 रह गए। नहीं, अपचाई ट्रांसफार्मर होगा ये। कौन सा होगा? अपचाई, यानी वोल्टेज कम हो रहा है, यानी अपचाई हो गया। आगे पूछा, ये कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आदर्श ट्रांसफार्मर दिया है, तो आदर्श के लिए क्या रखेंगे? यहाँ लिखेंगे आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, आदर्श TYF का मतलब मैं लिखा हूँ ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है भाई? P इनपुट जो होगा P आउटपुट के बराबर होगा। आउटपुट और इनपुट का मतलब होता है, इनपुट का मतलब निवेशी, आउटपुट का मतलब निर्गत, और P का मतलब पावर। अब यहाँ पे निकालेंगे पावर, तो ये आ जाएगा P बराबर होता है VI, तो VI इधर और V इंटू I इधर। अब यहाँ पे देखिए ये आउटपुट वाला तो यानी S हो जाएगा, ये वाला P हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे IP निकालना है, तो IP क्या आ जाएगा? VS इंटू IS बटे BP। सहमत है इससे? बिल्कुल है। अब हमें BS का मान चाहिए। BS का मान अभी हमने निकाला था, कितना आया? 22 आया भाई। तो 22 आया था, तो यहाँ पे मैं 22 लिख देता हूँ, गुणा कर देंगे। BP का मान कितना है? BP का मान आपको दिया 220, तो यहाँ पे 220 लिखेंगे, 220 दिया BP का। अब हमें IS निकालना। अब प्रश्न में कहीं पर भी IS नहीं दिया, घबराना नहीं है। तो धारा जो होगी आप ऐसे लिख सकते हैं VS अपॉन ZS। भाई अभी जब हम धारा निकाल लेते पीछे, तो हम क्या निकाल लेते? धारा ही तो निकाल लेते कि I नोट बराबर V नोट अपॉन Z निकाल लेते। अब नोट की जगह S आ गया, तो आप S लिख लीजिए। तो हम IS जब निकालेंगे तो भाई BS का मान कितना दिया है? कहाँ गया भाई? BS कहाँ गया? ये गया।
22, तो यहाँ लिख देंगे 22। और जेड का मान कितना दिया 220, तो यहाँ पे लिख देंगे 220। इससे ये कट जाएगा कितनी बार 10 बार, भाई 22 से 22 एक बार कटेगा, नीचे बचेंगे 10। तो IAS का जो मान दिया है 1/10 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 1/10। ठीक है, 1/10 लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 22 से 22 मर गया तो ये आ गया नीचे 1, और ये 10 का गुणा कर देंगे 10 में, तो ये आ जाएगा 100, यानी 10 की घात -2। और इसको हम 0.01 एम्पियर लिख सकते हैं, 0.01 एम्पियर लिख सकते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको डायरेक्ट साइड में नहीं निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे कि IP बराबर जो हो जाएगा VS अपॉन BP, तो ये है ये मल्टीप्लाई, IAS की जगह आप सीधा लिख दें VS अपॉन ZS लिख दें। अब वैल्यू लगा दें, VS का मान कितना दिया है 22, तो यहाँ लिख देंगे 22 गुणा VS का मान फिर से 22 लिख देंगे, और अपॉन कर देंगे यहाँ पर BP कितना दिया आपको, BP दिया 220, और गुणा कर देंगे ZS कितना दिया, ये भी 220 दिया है। अब 22 से ये 22 कट जाएगा, 22 से ये 22 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1, और ये देखिए 10 यहाँ बचा, 10 यहाँ बचा, यानी 1/100 हो गया। और मात्रक लगाना ना भूलें, एम्पियर में आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही किया हमने। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो एक काम कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और यकीन मानिए कि आपके इस बार के पेपर में यहाँ से प्रश्न आना लाजमी है, कि यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। इनको प्रैक्टिस करिए, इससे बाहर नहीं आएगा। इतनी प्रैक्टिस आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करवा देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथियों।